मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपसे संवाद करने का मौका मिला। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा श्री अमित चावड़ा जी का कि उन्होंने मुझे बुलाया दिल्ली से, और कई साथी हैं हमारे, क्रिस भाई हैं, भरमी भाई हैं, और हमारे जो यहाँ जितने भी उपस्थित गणमान्य नागरिक हैं, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, सभी को मेरा अभिवादन। और आज चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, गुजरात हमेशा से सामाजिक न्याय की धरती रही है और पूरा उसने भारत को लीड किया। इमरजेंसी का वो दौर याद होगा सभी को, जब छात्रों ने लीड किया, गुजरात के उस इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने लीड किया। जातिगत जनगणना की बात क्यों हो रही है, सामाजिक न्याय क्या है, इस पर मैं विस्तार से अपनी बात रखूंगा। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड इक्वालिटी लैब की रिपोर्ट आई। वो लैब पेरिस में है, नागपुर में नहीं है। वर्ल्ड इक्वालिटी लैब पेरिस में है। टॉमस पिकेटी, लुकास चांसल, दुनिया के जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने उस रिपोर्ट को तैयार किया। और रिपोर्ट को बहुत कम, मैं वो 86 पेज की गूगल पे अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वो रिपोर्ट कहती है कि जो भारत का ओबीसी है, बिहार में जातिगत सर्वे हुआ और लोग कहते थे कि उनकी आबादी 55% है, कोई कहता था 45% है, कोई कहता था जो ओबीसी है वो 60% है। जब आंकड़े निकल गया है तो 63.1 था। 36% के आसपास वहां ईबीसी हैं और बाकी ओबीसी हैं। और हालत ये है कि उनका जो रिसोर्स है, भारत के रिसोर्सेज में, बिहार के रिसोर्सेज में उनका जो हिस्सेदारी है, वो तो बात में चर्चा करूंगा। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की जो रिपोर्ट है उसको आप जान लीजिए। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि ओबीसी की, उसने 2012 से 2022 तक का अध्ययन किया और उसने कहा कि जो ओबीसी की आबादी थी उसके हिसाब से जो उनकी आमदनी है, भारत का जो धन है, उसमें जो उनका जो हिस्सेदारी है 2012 में 18% थी और वो घट के 2022 में 9%। और वही नहीं, एससी एसटी जिसकी एक बड़ी आबादी है, वो आबादी भारत सरकार अभी कहती है 25% के आसपास लोग हैं, 25% से ज्यादा है, 26% है। उनका जो भारत के का धन है उसमें जो हिस्सेदारी है वो करीब करीब केवल 2012 में वो 1.8 था, क्षमा करिएगा, 2012 में 1.8 था और वो 2022 में बढ़ के 2.3 हुई है। माइनॉरिटीज को जोड़ने के बाद, ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटीज को जोड़ने के बाद उनकी जो भारत के धन में हिस्सेदारी वो केवल 13% है। केवल 13% है। मैं नहीं कह रहा हूं, ना ही नागपुर की कोई संस्था कह रही है। वैसे तो भारत में, याद रखिएगा, भारत में कोई भी आंकड़े आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो ओबीसी देश का इतना बड़ा तबका है, वो उसके ऊपर आज तक ना कोई अध्ययन किया गया है, ना भारत के लोगों ने कोई किताब लिखी है। आपको और आश्चर्य होगा कि उनपे जो काम किया है, फ्रांस के रहने वाले एक बहुत बड़े राजनीतिक विज्ञानी हैं, वो हैं क्रिस्टोफ जेफरलॉट। उन्होंने गुजरात में भी काम किया है। उन्होंने मोदी जी पे एक बहुत बड़ी किताब लिखी, बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है। क्रिस्टोफ ने एक किताब लिखी, इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन। वो किताब आंकड़ों से भरी हुई है और वो बार बार आंकड़ों की कमी की ओर इशारा करते हैं क्रिस्टोफ जेफरलॉट। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतनी दुर्दशा है भारत के ओबीसी की कि आपकी कल्पना से परे है। वो एक ऐसा समाज है जो न रो रहा है, ना ही हक अपना मांग पा रहा है। वो एक ऐसा समाज बन चुका है जो इनविजिबल है। और उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है धर्म और संस्कृताइजेशन और हिंदुत्व की राजनीति। अब गुजरात में उसकी लेबोरेटरी रही है, 2002 से गुजरात हिंदुत्व की लेबोरेटरी रही है। हिंदुत्व का दर्शन क्या है, जिसकी विनायक दामोदर सावरकर और गोलवलकर, जो जितने भी सिद्धांतकार थे हिंदुत्व के, वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि हिंदुत्व मतलब हिंदू श्रेष्ठता, जबकि हमारा हिंदू धर्म, एक्चुअली हिंदू धर्म कभी खतरे में था नहीं, कभी खतरे में हो ही नहीं सकता। हिंदू धर्म तो दुनिया का इतना बेहतरीन धर्म है कि वो कभी खतरे में नहीं सकता, इतना उदार और फ्लेक्सिबल है। हिंदू धर्म जो है वो साफ साफ कहता है कि मैं सब अस्तित्व में विश्वास करता हूं, किसी श्रेष्ठता में विश्वास नहीं करता हूं। इनफैक्ट दुनिया का कोई भी धर्म जिस दिन श्रेष्ठता की बात कर रहेगा उस दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगा। हिंदुत्व एक बोगस कंसेप्ट है, मैं जोर से चिल्ला के कह रहा हूं, एक बोगस कंसेप्ट है और संस्कृताइजेशन के टूल में फंसा के लोगों का अंतहीन शोषण किया जा रहा है। आपको समझना होगा, आपके लिए आपका सामाजिक न्याय का जो कंसेप्ट है वो जरूरी है। आपके लिए, आपके बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन और आदमी इंसान की तरह से सोचना उसका बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए जो हिंदुत्व का दर्शन है वो एक बहुत ही अमानवीय दर्शन है। हमको मोहन भागवत नहीं बताएंगे जो वेटरनरी साइंस में ग्रेजुएट हैं, वो हमको हिंदुत्व नहीं पढ़ा सकते हैं। हिंदू धर्म जो है वो साफ साफ कहता है कि आप एक वैष्णव होके, आप एक शैव होके, आप एक शाक्त होके, आप एक कबीरपंथी होके, आप एक लिंगायत होके भी हिंदू हो सकते हैं, इवन आप एक नास्तिक होके भी हिंदू हो सकते हैं। इतनी आजादी देता है हिंदू धर्म, तो खतरे में कैसे पड़ सकता है? ये समझाया गया कि हिंदू खतरे में है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी 85% वो खतरे में है, लेकिन हकीकत में उनके अधिकार खतरे में। वो हिंदू क्या है? वो हिंदू ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो कांवड़ होता है, लेकिन वो उस पूजा घर के उसके संसाधन में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। आप पता करिए, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, इवन आंध्र प्रदेश में मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति में रिजर्वेशन हो गया। जो भी भगवान ने कभी नहीं कहा, भक्ति आंदोलन, पूरा भक्ति आंदोलन इसी पर केंद्रित था कि वो कहते थे, भक्ति आंदोलन की जितने भी कवि थे, चाहे वो दक्षिण के थे, चाहे वो उत्तर के थे, वो कहते थे कि आप मंदिर में जाने की जरूरत है, भगवान आपके हृदय में है, आप उनको वहां खोजिए। तो हिंदू धर्म उन उदार विचारों का धर्म है, वो खतरे में कभी आ ही नहीं सकता। हिंदुत्व में आपको बताया गया, हिंदुत्व इनफैक्ट हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, हमको उसको डिसोन करना होगा, हमको संस्कृताइजेशन से बाहर निकलना होगा। हमको तथागत बुद्ध जो तथ्यों से अवगत थे, उन्होंने अपने संघ में सबको हिस्सा दिया। उपाली जाति से नहीं थे। अभी की अगर जाति व्यवस्था को माने और उसको फॉलो करें तो वो जो है वो उसमें वो ओबीसी उपाली 3 बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे। आपको मालूम होगा कि उनके तथागत बुद्ध के जाने के बाद उनके ज्ञान को उसमें संकलित किया गया। तो दुनिया के जितने भी महान चिंतक थे, चाहे वो बसवन्ना थे, इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट ढंग से बताना चाहता हूं कि ओबीसी की जो नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन है उसमें बहुत बुरी स्थिति है। अब आप जान लीजिए कि मंडल कमीशन 7 अगस्त 1990 को लगा, उससे पहले ग्रुप ए की नौकरियों में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन केवल 5% था, केवल 5% था। और यही कमोबेश स्थिति एससी और एसटी के लोगों की भी है, लेकिन इनमें यूनिटी नहीं है, एक हायरार्की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साफ कहते थे कि ये जाति व्यवस्था जो है इस समाज की सबसे बड़ी समस्या है। एक चौमंजिला इमारत है जिसमें कोई सीढ़ी नहीं है, आप नीचे के हैं, बहुत संवेदनशील हैं, आप कभी ब्राह्मण नहीं बन पाएंगे। आप बहुत बेहतरीन विचारों के हो, आप बहुत बेहतरीन विचारों के हो, बहुत अच्छे विचार हो आपके, लेकिन आप कभी सामाजिक इस जाति व्यवस्था में ऊपर नहीं जा सकते हैं। जो ऊपर है वो नीचे नहीं आ सकता है। इस तरह से उसको बांटा गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक मानवतावादी चिंतक थे। ओबीसी के लोगों को खास करके उनको अपनाना होगा। ये अगर भाव रखते हैं ओबीसी के लोग कि हम एससी से और एसटी से श्रेष्ठ हैं, तो उनका हाल बुरा होगा ही होगा। आपको उनके दर्शन को अपनाना होगा। आपको इस बात को समझना होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते तो वो कैलिफोर्निया, वो कोलंबिया से पढ़े थे, वो दिल्ली में क्षमा करिएगा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े थे, और ऐसे व्यक्ति थे कि वो आराम से अपने कंफर्ट जोन में रह सकते थे। 66 साल की उम्र में मर गए, गुजर गए, सोते नहीं थे ठीक से। क्यों? क्योंकि उनको एक परिवर्तन की चिंता थी। उनको मालूम था कि उनके कंफर्ट जोन में रहने से उनका जो एक बड़ा समाज है वो कभी इस उत्पीड़न से मुक्त नहीं होगा। ओबीसी के लोगों को जानना होगा कि आर्टिकल 340 अगर संविधान में नहीं जोड़ा गया होता तो ओबीसी के लिए कमीशन नहीं बनता, और नहीं बनता तो उनको जो अभी, हालांकि उनको बहुत कुछ कम मिला है, आजादी के बाद 90 में मिला, 40-45 साल बाद वो भी नहीं मिलता। अभी भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि ग्रुप ए में 16% रिप्रेजेंटेशन है केवल, जबकि ओबीसी का रिजर्वेशन है 27% का। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि क्रीमिलेयर का कॉन्सेप्ट है। जो पढ़ सकता है वो क्रीमिलेयर में है, जो नहीं पढ़ सकता वो क्रीमिलेयर में नहीं है। और ये देखिए, जो इस समाज को रूल करते हैं उनको लगता है कि ये हमारी हाथी है, जबकि हकीकत में ये जान के रखिए कि इस देश के सारे संसाधनों पे, नदी नाले, हवा, पहाड़, सब कुछ में जो इस देश का नागरिक उसकी हिस्सेदारी है। अगर उसको आप नहीं रियलाइज करेंगे तो दूसरा आपको नहीं देगा। आप याद करिए मार्टिन लूथर किंग के उस संघर्ष को। वहां भी ऐसा नहीं कि अगर यहाँ हिंदुत्व की सेना है तो वहां भी कू क्लक्स क्लान था, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट का। उन लोगों ने घर जला दिए, उनके मवेशियों को जला दिया, उनको खूब उत्पीड़ित किया, लेकिन वो संघर्ष चलता रहा। वो तो बेचारे केवल 13% थे
तथाकथित श्वेत अमेरिका में आज उसी जब अमेरिका का ओलंपिक में मेडल का चार्ट बनता है आधा से ज्यादा वही 13% काले लोग गोल्ड जीतते हैं। 13% काले लोग गोल्ड जीतते हैं। यहां तो ओबीसी 60% है। जानते हैं वो अपने हिस्से के ले पा रहा है क्योंकि वो संस्कृताइजेशन, वो काउंट उठाने में व्यस्त है, वो व्यस्त है धर्म के उस कुचक्र में। उसको बाहर निकलना होगा। उसके देवता महात्मा फुले हैं, उसके देवता ईवी रामास्वामी पेरियार हैं, वो भी कांग्रेस में थे, पेरियार भी कांग्रेस में थे। उन्होंने अपना करियर कांग्रेस से शुरू किया 20 से 25 तक, बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, तमाम उनके कारण थे। लेकिन उनके देवता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उनके देवता केरल के नारायण गुरु हैं। ग्रुप ए में रिप्रेजेंटेशन ओबीसी का 16% है, ग्रुप बी में 18% है, ग्रुप सी में 20% है, डी में 22% है, रिजर्वेशन कितना है 27%।